आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी हमने फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज़, और ये है यूजीसी नेट का फ्री बैच पेपर 2 के लिए। इसको हमने 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करने के बारे में बात की थी, और इसका जो पहला लेक्चर था प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज, ये हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। कल हमने पीरियड कल ये कंप्लीट हुआ था, और स्टार्ट हुआ था प्यूरिटन, रेस्टोरेशन और न्यू क्लासिकल एज। कल क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं ले पाए थे बारिश की वजह से, तो कल हमने जब इसको स्टार्ट किया था हमने प्यूरिटन एज आपको समझानी शुरू की थी। इसमें कुछ प्रोज राइटर्स की बात हुई थी, जॉन बनियान के बारे में पढ़ा था, रिचर्ड बैक्स्टर के बारे में पढ़ा था। की फीचर्स हम पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि सेक्युलर फिक्शन की कमी थी इस दौर में, और इसका जो इन्फ्लुएंस था बाद के लिटरेचर पर उसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, और रेस्टोरेशन एज जो है यहाँ से हम इसको पढ़ना आज जारी करेंगे। आई थिंक ये भी हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमने पढ़ाया भी था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेस्टोरेशन एज से पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। सुनिएगा। गुड इवनिंग कृष्ण कुमार, वालेकुम अस्सलाम। द रेस्टोरेशन एज 1660 to 1700 saw a significant shift in English literature. रेस्टोरेशन एज में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला इंग्लिश लिटरेचर में, पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन एंड प्रोज, खास तौर से फिक्शन और फिक्शन एंड प्रोज के डेवलपमेंट में। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो रेस्टोरेशन पीरियड है 1616 से स्टार्ट माना जाता है, ये वो दौर था जब चार्ल्स सेकंड जो है राजगद्दी पर बैठ गए थे। ये कहानी हम आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में कई बार बता चुके हैं। गुड इवनिंग रोली। तो चार्ल्स सेकंड 11 साल बाद वापस गद्दी पर लौटे। 11 साल पहले इनके बाप को मार दिया गया था, गद्दी से उतार दिया गया था। 11 साल एग्जाइल पीरियड में रहे, यूरोप के अलग अलग देशों में घूमते रहे, तो वहाँ से इनकी जो सोच थी वो लिबरल हो गई थी, उदारवादी हो गई थी। उस 11 साल के पीरियड में, जिसे हम इंटररेग्नम बोलते हैं, जब ओलिवर क्रॉमवेल सरकार में रहे, वो बहुत स्ट्रिक्ट पीरियड था, है ना। उससे पहले का जो पीरियड था वो बहुत स्ट्रिक्ट पीरियड था, चार्ल्स फर्स्ट वाला। आफ्टर द स्ट्रिक्ट रिलीजियस टोन ऑफ द प्यूरिटन एज, जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस टोन थी प्यूरिटन एज की, उसके बाद द रेस्टोरेशन मार्क्ड अ रिटर्न टू मोर सेक्युलर थीम्स। रेस्टोरेशन पीरियड ने एक मार्क देखा कि दोबारा से सेक्युलर थीम्स की तरफ लिटरेचर मुड़ा, एंड द राइज ऑफ प्रोज फिक्शन बिकेम मोर प्रोमिनेंट। और प्रोज फिक्शन का उदय हमने देखा रेस्टोरेशन पीरियड में, और जो बहुत प्रोमिनेंट बना। वाइल द नॉवल वॉज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, जो नॉवल थे वो बहुत ही शुरुआती अवस्था में थे, इन्फेंसी यानी कि शिशु अवस्था में थे। दिस पीरियड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इट्स इमर्जेंस, लेकिन रेस्टोरेशन पीरियड ने नींव डाल दी थी नॉवल के उदय के लिए। अगले एरा में आप नॉवल को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देखेंगे। चलिए अब इसी की बात करते हैं, रेस्टोरेशन एज में राइज ऑफ प्रोज फिक्शन का उदय। ठीक है, सुनिएगा। हेलो। द रेस्टोरेशन एज विटनेस द बिगिनिंग्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज फिक्शन। रेस्टोरेशन एज गवाह बनी जो मॉडर्न इंग्लिश प्रोज फिक्शन है उसकी शुरुआत की। राइटर्स मूव्ड अवे फ्रॉम द मोरल एंड रिलीजियस फोकस। अब राइटर्स थोड़े से दूर हटे
वो जो नैतिक और धार्मिक फोकस होता था प्यूरिटन एरा का, कि नैतिकता ही सिखानी है, धार्मिक बातों पर ही प्लेज लिखने हैं, पोएम्स लिखनी हैं, ठीक है, तो वहाँ से हटे। इम्ब्रेसिंग सेक्युलर थीम्स, उन्होंने सेक्युलर थीम्स, अब यहाँ सेक्युलर का मतलब नॉट रिलीजियस है, ठीक है, उन्होंने सेक्युलर थीम्स को चुनना शुरू किया, सोशल कमेंट्री शुरू करी, रियलिज्म की तरफ आगे बढ़े, वास्तविक चीज़ों के बारे में लिखने लगे। दो शॉर्ट स्टोरीज वर स्टिल नॉट फुल्ली डेवलप्ड एट अ डिस्टिंक्ट जॉनरा, शॉर्ट स्टोरी पूरी तरह से डेवलप्ड कोई डिस्टिंक्ट जॉनरा नहीं थी। प्रोज फिक्शन बिगिन टू इवॉल्व, लेकिन प्रोज फिक्शन पनपने लगा था। विद राइटर्स एक्सपेरिमेंटिंग विद नरेटिव फॉर्म्स, राइटर्स जो हैं वो नरेटिव फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दैट वुड इवेंचुअली लीड टू द नॉवल। और ये नरेटिव फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे हमें नॉवेल्स की तरफ लेकर जाएंगे। अब विक्टोरिया रेस्टोरेशन एरा में जो की फिक्शन राइटर्स हमारे सामने आए, उनके कुछ नाम हमारे पास हैं। उसमें पहला बड़ा नाम एफ्रा बेन का है। एफ्रा बेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। ये रेस्टोरेशन पीरियड की सबसे सिग्निफिकेंट राइटर हैं, और इनका जिक्र हम कई बार आपसे कर चुके हैं पिछली कई क्लासेस में, कि ये शुरुआती उन महिला राइटर्स में से एक है जिन्होंने राइटिंग के जरिए पैसा कमाया था। नोन फॉर हर पायोनियरिंग रोल इन इंग्लिश फिक्शन, ये जानी जाती है अपने पायोनियरिंग रोल के लिए जो उन्होंने निभाया है इंग्लिश फिक्शन में। इनका एक नॉवल था ओरुनोको 1688 का, इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इसको इंग्लिश नॉवल के शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है। इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ एन अफ्रीकन प्रिंस, इसमें एक अफ्रीकन प्रिंस की ट्रेजिक कहानी है, एनस्लेव्ड इन द वेस्ट इंडीज, जिसे वेस्ट इंडीज में गुलाम बना लिया गया है, एंड इज नोटेबल फॉर इट्स नैरेटिव स्टाइल। और ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा फेमस अपने नैरेटिव स्टाइल के लिए, शैली के लिए, विच ब्लेंड्स रियलिज्म विद, जिसमें ब्लेंड किया है एफ्रा बेन ने रियलिज्म को विद एलिमेंट्स ऑफ रोमांस एंड एडवेंचर, रोमांस और एडवेंचर के एलिमेंट्स के साथ। दूसरा नाम है जॉन बनियान। दो अ प्यूरिटन राइटर, देखो वैसे तो ये प्यूरिटन राइटर थे, ये खुद प्यूरिटन थे, और प्यूरिटन राइटर हमेशा मोरालिटी पर और रिलीजियस थीम्स पर लिखता है, बट इनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फिक्शन ऑफ द पीरियड, इन्होंने इस पीरियड के फिक्शन में एक योगदान दिया है। इनकी एक रचना है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 की, ये एक एलिगरी है क्रिश्चियन सैल्वेशन की, एक ईसाई की मुक्ति की। गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी, बहुत पॉपुलर हुई है, एंड इज कंसीडर्ड एन अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजियस फिक्शन, और इसे रिलीजियस फिक्शन की शुरुआती फॉर्म माना जाता है। इट कंबाइन मोरल टीचिंग विद अ नैरेटिव स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने एक मोरल टीचिंग दी एक नैरेटिव स्ट्रक्चर के साथ, इन्फ्लुएंसिंग लेटर नॉवेलिस्ट, और इस एक पर्टिकुलर रचना ने आने वाले नॉवेलिस्ट को प्रभावित किया। इसके अलावा इस दौर में जॉन ड्राइडन आए, द डोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द एज, इस एज के डोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे। ऑल दो मोर नोन फॉर इस पोएट्री एंड ड्रामा, वैसे तो देखो जॉन ड्राइडन अपनी पोएट्री एंड ड्रामा के लिए फेमस हैं, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रोज, लेकिन उन्होंने प्रोज को भी योगदान दिया है अपने एसेस के जरिए और अपनी ट्रांसलेशंस के जरिए। हिज वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्टेड द पॉलिटिकल एंड सोशल डायनामिक्स, इनकी रचनाओं में आपको रिफ्लेक्शन मिलता है राजनीतिक और सामाजिक डायनामिक्स का रेस्टोरेशन पीरियड के। ब्लेंडिंग फिक्शन विद सटायर, इन्होंने फिक्शन को सटायर के साथ ब्लेंड किया। कमेंट्री करी इन्होंने कंटेम्प्रेरी लाइफ पर, यानी कि जो उनके ज़माने का जीवन था उसको दिखाया करते थे। अब थीम्स की बात करते हैं रेस्टोरेशन फिक्शन में। रेस्टोरेशन फिक्शन में जो भी लिखा गया उसमें थीम्स क्या होती थी? सबसे पहली थीम होती थी सोशल सटायर। मैनी वर्क्स ऑफ प्रोज फिक्शन ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन के दौरान ज़्यादातर प्रोज फिक्शन रचनाओं में वो सटायर होती थी, ठीक है, कटाक्ष किया जाता था। रिफ्लेक्टिंग द लिबर्टाइन एंड ऑफ्टन मोरली एम्बिगस सोसाइटी ऑफ द टाइम, ज़्यादातर रचनाओं में रिफ्लेक्ट किया जाता था उस भूल भुलैया को, ठीक है, ओके ज़रा, उस भूल भुलैया को, या जो मोरली एम्बिगसनेस थी सोसाइटी की, मोरली बटी हुई थी, ये गलत है वो सही है, तो उस जमाने को उन कन्फ्यूजन्स को दिखाया जाता था। दिस वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट मोरलिज्म ऑफ द प्यूरिटन एज, ये रिएक्शन था क्योंकि इससे पहले की एज में, प्यूरिटन एज में स्ट्रिक्ट अनैतिकता थोपी गई थी समाज के ऊपर। राइटर्स जो थे जैसे कि एफ्रा बेन जैसे लोग, अलॉन्ग विद द ड्रामाटिस्ट लाइक विलियम कॉनग्रीव, एम्ब्रेस्ड अ मोर ओपन डिस्कशन। इन लोगों ने एक ओपन डिस्कशन किया अपनी रचनाओं में
खुलकर प्यार की बातें हुई, सेक्स को लेकर खुलकर लिखा गया, पॉलिटिक्स को लेकर खुल के लिखा गया। इसके अलावा जो और थीम्स थी वर्क्स की इस एज में वो थी रियलिज्म और एडवेंचर। राइटर्स इन द रेस्टोरेशन पीरियड बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद रियलिस्टिक सेटिंग्स। राइटर्स जो थे रेस्टोरेशन पीरियड के, उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक सेटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मूविंग अवे फ्रॉम द आइडलाइज्ड वर्ल्ड्स ऑफ अर्लियर रोमांस फिक्शन। उन्होंने दूरी बनाई, वो एक आदर्शवादी दुनिया जो थी ना रोमांस फिक्शन की, हीरो होगा ऐसा होगा, हीरोइन होगी वैसा होगा, नहीं, वो वहाँ से हटे और रियलिज्म की तरफ बढ़े, वास्तविकता की तरफ बढ़े। एफ्रा बैन की जो ओरोनोको है एग्जाम्पल के तौर पर, कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस, उसमें अलग अलग तरह के वर्णन हैं कॉलोनियल लाइफ के, स्लेवरी के, ब्लेंडिंग रियलिज्म विद रोमांटिक एडवेंचर। उसमें वो रोमांटिक एडवेंचर के साथ रियलिज्म का झोंका मार रही हैं। तीसरी जो थीम थी रेस्टोरेशन पीरियड के फिक्शन की, वो थी एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया जा रहा था। मैनी रेस्टोरेशन राइटर्स फोकस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बहुत सारे रेस्टोरेशन राइटर इंसानी बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज पर फोकस रखते थे, ऑफन हाईलाइटनिंग द मोरल एम्बिग्विटीज ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अपने किरदारों की जो एम्बिग्विटीज थी उसके ऊपर फोकस रहता था। एम्बिग्विटीज भी मोरल, कि नैतिक रूप से लगता था कि ये चीज़ ठीक है लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। दिस वॉज एविडेंट इन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरनी, और ये बहुत एविडेंट है क्योंकि हम इंक्रीजिंग यूज देख सकते हैं आयरनी का और विट का फिक्शन एंड ड्रामा दोनों में उस जमाने के। अब जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि रेस्टोरेशन एरा में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई वो हुआ था नॉवल का डेवलपमेंट। इसको समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द रेस्टोरेशन पीरियड डिड नॉट प्रोड्यूस फुल्ली डेवलप्ड नॉवेल्स। देखो अभी सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है, राइज नहीं हुआ है ना, राइज अभी पढ़ेंगे आगे। रेस्टोरेशन पीरियड में पूरी तरह से डेवलप्ड नॉवेल्स तो हमें देखने को नहीं मिली, जिसे हम मॉडर्न सेंस में नॉवेल्स बोलते हैं, बट इट लेड इम्पॉर्टेंट फाउंडेशंस। लेकिन इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट नींव रखी गई नॉवेल्स को लेकर। राइटर्स बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम एलिगरी। राइटर्स ने दूरी बनानी शुरू करी एलिगरी जातक कथाओं से, रोमांस से, टूवर्ड मोर रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ज़्यादा रियलिस्टिक वर्णन करना उन्होंने शुरू किया इंसानों के अनुभवों का। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के लास्ट में जाते जाते, द प्रोज फिक्शन ऑफ द रेस्टोरेशन, जो प्रोज फिक्शन था रेस्टोरेशन पीरियड का, हेल्प्ड पेव द वे फॉर द 18th सेंचुरी नॉवेलिस्ट्स। इन्होंने एक रास्ता बनाया था 18वीं शताब्दी के नॉवेलिस्ट के लिए। 18th सेंचुरी में द राइज ऑफ नॉवल हुआ। 18th सेंचुरी जानी ही किस लिए जाती है, क्योंकि वहाँ पर उदय होगा नॉवेलिस्ट का। इस एज ने, रेस्टोरेशन एज ने उनके लिए रास्ता बनाया था, और हमारे पास कई बेहतरीन नॉवेलिस्ट आए जैसे डैनियल डिफॉय, रॉबिन्सन क्रूसो, सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है, जिनका पामेला है, तो ब्रैकेट में इनकी रचनाओं के नाम लिखे हैं। फिफ्थ थीम है पैम्फलेट्स एंड प्रोटो नॉवेल्स। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि पैम्फलेट्स जो हैं वो कितने प्रोमिनेंट थे प्योरिटन एज में। मिल्टन ने कितने सारे पैम्फलेट्स लिखे हैं, है ना, जैसे कि उनका एरियोपैजिटी का है, वो एक पैम्फलेट है। तो पैम्फलेट लिखने का जो चलन था वो प्यूरिटन और रेस्टोरेशन एज में बहुत बड़ा था। शॉर्ट प्रोज नरेटिव्स लिखे जाते थे इंक्लूडिंग पैम्फलेट्स, जिसमें पैम्फलेट्स होते थे, प्रोटो नॉवेल्स होते थे, छोटे छोटे नॉवेल्स, सर्कुलेटेड वाइडली ड्यूरिंग दिस टाइम। इस दौरान वो बहुत सर्कुलेट हुए। दीज अर्ली फिक्शनल वर्क्स वर ऑफन डिडक्टिक। ये शुरुआती फिक्शनल रचनाएं उपदेशात्मक होती थीं, बट दे इंक्रीजिंगली बिगिन टू फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। लेकिन धीरे धीरे इनका फोकस जो है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर पहुंचा, एडवेंचर्स तक गया। अ ट्रेंड दैट वुड कंटिन्यू इनटू द अर्ली 18th सेंचुरी। ये वो ट्रेंड बनेगा जो 18th सेंचुरी के शुरुआत तक पहुंचेगा। चलिए अब रेस्टोरेशन एज की समरी देख लेते हैं। द रेस्टोरेशन एज सॉ द बिगिनिंग्स ऑफ सेक्युलर प्रोज फिक्शन। एक बात तो ये याद रखिएगा कि रेस्टोरेशन एज में हमने सेक्युलर प्रोज फिक्शन की शुरुआत देख ली थी, ठीक है, एंड आ मूव टूवर्ड्स रियलिज्म। और हमने देखा था कि अब रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। किरदारों को अगर लिखा जा रहा था तो लार्जर देन लाइफ नहीं लिखा जा रहा था,
ऐसे किरदार लिखे जाने लगे थे जो लगते थे रीडर को कि हमारे तुम्हारे जैसे किरदार हैं। एडवेंचर की तरफ बढ़े थे और सोशल सटायर की तरफ बढ़े थे। ठीक है। दूसरी बात, एफ्रा बैन की जो नॉवल है ओरोनोको, वो एक की वर्क था डेवलपमेंट में अर्ली फिक्शन के, कंबाइनिंग थीम्स ऑफ एडवेंचर, क्योंकि एफ्रा बैन ने इस किताब में कई थीम्स को कंबाइन किया था जिसमें एडवेंचर, रोमांस और रियलिज्म शामिल था। दिस पीरियड मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम द मोरलिस्टिक प्रोज ऑफ द प्यूरिटन एज। इस पीरियड में, रेस्टोरेशन एज में, एक शिफ्ट है। इससे पहले की एज में मोरलिस्टिक प्रोज लिखा गया था उसमें भी, लेकिन नैतिकता, ठीक है, इसमें नैतिकता के बारे में बात होती थी प्यूरिटन एज में, विद राइटर्स एक्सप्लोरिंग ह्यूमन नेचर। लेकिन वो बदला। अब रेस्टोरेशन एज में जो राइटर्स थे वो ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करने लगे, सोसाइटी को एक्सप्लोर करने लगे बहुत ही नुआंस तरीकों से। सेटिंग द स्टेज फॉर द राइज ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवल, इन्होंने एक स्टेज तैयार किया मॉडर्न इंग्लिश नॉवल के उदय के लिए। ठीक है, चलिए ये नीचे फोटो ये रेस्टोरेशन एज की कपड़ों का है, इस तरह के ड्रेसेस हुआ करते थे उस जमाने में। चलिए, अब प्यूरिटन पढ़ लिया, उसका फिक्शन एंड प्रोज पढ़ लिया, रेस्टोरेशन पढ़ लिया, उसका प्रोज एंड फिक्शन पढ़ लिया। अब हम न्यू क्लासिकल एज पर चलते हैं। ठीक है, 1625 से 1798 तक है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अभी हम 1700 तक आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इससे आगे द न्यू क्लासिकल एज। अब न्यू क्लासिकल एज को ऑगस्टन एज भी कहते हैं, है ना, और द एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। और ये टाइम फ्रेम है 1700 से 1750 तक का। ये जो न्यू क्लासिकल एज है वॉज अ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर का वो पीरियड है मार्क्ड बाय अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आइडियल्स, जिसमें रिवाइवल हुआ था क्लासिकल आइडियल्स का, यानी कि शास्त्रों के आदर्शों का। ये बात हम आपको पिछले 2 यूनिट्स में बता चुके हैं। न्यू क्लासिकल का मतलब जब क्लासिक्स को नया करके लिखा जा रहा था, न्यू क्लासिकल। अब जो प्राचीन रोम और प्राचीन ग्रीस के नियम कायदे कानून थे, जो आदर्श थे उस जमाने के लिटरेचर के, वो डिकोरम, वो ऑर्डर, वो रैशनैलिटी, वो क्लैरिटी न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स अपनी रचनाओं में अपना रहे थे। इसी वजह से इसको न्यू क्लासिकल कहा गया। द पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन प्रोज फिक्शन। बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली हमें प्रोज फिक्शन में इस एज में। एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द मॉडर्न इंग्लिश नॉवल ट्रूली बिगिन टू टेक शेप। ये एक्चुअल वो समय है जो मॉडर्न इंग्लिश नॉवल है, जो मेरे पीछे रखी है इतनी सारी, इन्होंने एक्चुअली आकार लेना शुरू किया। डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, नॉवल का विकास। द न्यू क्लासिकल एज इज ऑफन क्रेडिटेड विद बर्थ ऑफ द मॉडर्न नॉवल। न्यू क्लासिकल एज को ये क्रेडिट दिया जाता है कि यहीं पर जन्म हुआ है मॉडर्न नॉवल का। राइटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम फोकस्ड ऑन डिपिक्टिंग रियल लाइफ। न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे उनका फोकस असल जिंदगी को दिखाना था, ऑर्डिनरी लोगों को दिखाना था, उनके एवरीडे एक्सपीरियंसेस को दिखाना था अपने नॉवेल्स में। द नॉवल वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम द रोमांस। नॉवल ने एक डिपार्चर देखा कि अब हम रोमांस नहीं लिखेंगे, एलिगोरिकल स्टोरीज नहीं लिखेंगे अर्लियर पीरियड्स की, प्रेजेंटिंग रियलिस्टिक नैरेटिव्स। राइटर्स ने रियलिस्टिक नैरेटिव्स लिखने शुरू किए, डिटेल्ड कैरेक्टर्स के साथ और मोरल रिफ्लेक्शन के साथ। द राइज ऑफ द मिडिल क्लास प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यू क्लासिकल एज में मिडिल क्लास का उदय हुआ। अभी इससे पहले तक जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आया 1660 में, तो एक डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएट आप समाज में कर सकते थे कि एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक एरिस्टोक्रेसी है, एक कॉमन लोग हैं। एक तरफ एरिस्टोक्रेसी में बहुत बड़े बड़े नाम हो गए, ड्यूक्स हो गए, लॉर्ड्स हो गए, ठीक है, आइल्स हो गए, राइट्स हो गए, बैरोनेट्स हो गए। कॉमन लोगों में कॉमन लोग थे, ठीक है, और दोनों की जिंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, दोनों के मैनर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था,
लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब 1660 बीता और 40, 50, 60, 70 साल बीते, ये जहाज़ लेकर अलग अलग देशों में निकलने लगे। इन्होंने अफ्रीका और एशिया के कई कंट्रीज़ पर कब्जे बना लिए, उपनिवेश बना लिए। अमेरिका इनके कब्जे में, ऑस्ट्रेलिया इनके कब्जे में, न्यूजीलैंड इनके कब्जे में। तो पूरी दुनिया के अलग अलग ज़मीनों पर इनकी कॉलोनी। वहाँ से कारोबार शुरू हुए। कहीं से मसाले ले रहे हैं, कहीं से मिनरल्स ले रहे हैं, कहीं से धागे ले रहे हैं, कहीं से पत्ती ले रहे हैं, अपने देश में ले जाकर बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका कारोबार कर रहे हैं। अब कुलीन वर्ग जो था वो कारोबार नहीं करता था, ठीक है, उसका काम टैक्स वसूलना था। कोई लॉर्ड है तो वो अपनी ज़मींदारी से, ठीक है, अपने गांवों में रहने वाले लोगों से टैक्स वसूलता था, तो काम की आदत उसे नहीं थी। उन्हीं लोगों में से, जैसे मान लीजिए मैं लॉर्ड हूँ, अब मैं लॉर्ड हूँ, मेरा बेटा लॉर्ड बनेगा। अब देखो, मेरे बाप के 5 बेटे थे, लेकिन लॉर्ड में बना क्योंकि मैं बड़ा था, तो 4 भाई तो अभी भी थे ना मेरे कुलीन वर्ग में, थे तो अपर क्लास। अब वो धीरे धीरे करके उस एरिस्टोक्रेसी से बाहर होते चले गए। अब वही क्लास क्योंकि पढ़ती थी, उनमें से कुछ प्रोफेसर्स बनते थे, उसमें से कुछ डॉक्टर्स बनते थे, क्योंकि अमीर लोग थे। मैं अपने भाई को ऑब्वियसली गलियों में थोड़ी छोड़ूंगा, लॉर्ड बनने के बाद मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, उनके कारोबार कराऊंगा। तो उससे पहले तक ये लोग धीरे 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 करके 2-3 पीढ़ियों में लोअर क्लास में चले जाते थे। अब इन्होंने कारोबार करने शुरू कर दिए थे। अब ये सब बाहर आ रहे थे अलग अलग देशों में कारोबार करने, ये वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे। अब वो फैक्ट्रियाँ कौन चलाएगा? इन्होंने लोग ढूंढने शुरू करे लोअर क्लास से। जब लोअर क्लास के पास पैसा आना शुरू हुआ, उनको नौकरियों पर रखा जाने लगा, तो एक नया मिडिल क्लास बना, पैसे वाला। और उसका बहुत बड़ा रोल था नॉवल के डेवलपमेंट में, क्योंकि वो पढ़ने लगा था। अब उसे पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि वो भाषाओं की जानकारी रखने लगा था। मिडिल क्लास रीडर्स सॉट स्टोरीज, मिडिल क्लास को चाहिए थी कहानियाँ दैट रिफ्लेक्टेड देयर ओन लाइव्स, और कहानियाँ भी वैसी जो उनके जीवन पर आधारित हों, उनके जीवन जैसी लगें, उनके वैल्यूज जैसे लगें, उनके कंसर्न्स हों उसमें। एंड नॉवेलिस्ट बिगिन कैटरिंग टू दिस ग्रोइंग रीडरशिप, और नॉवेलिस्ट ने इस बढ़ रही रीडरशिप को केटर करना शुरू किया कि भैया अगर नॉवल बेचना है तो इन लोगों पे लिखो, इनकी कहानियाँ सुनाते हैं। अब बहुत हो गई कुलीन वर्ग की कहानियाँ, ठीक है। चलिए, अब न्यू क्लासिकल एरा में जो की नॉवेलिस्ट आए वो कौन कौन थे, उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आए डैनियल डिफॉय। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इस आदमी का नाम ना सुना हो, ठीक। ऑफन कंसीडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हें प्रायः माना जाता है द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इंग्लिश नॉवल का पिता कहते हैं हम इन्हें, डैनियल डिफॉय को। डिफॉय की एक नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, 1719 सन याद रखिएगा भैया, इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। ये रियलिस्टिक फिक्शन के शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, इसमें एक आदमी की कहानी है, स्ट्रैंडेड ऑन द डेजर्ट आइलैंड, जो कि एक दूर दराज के एक आइलैंड पर खो गया है। फोकसिंग ऑन इज सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल पर फोकस है, कैसे जान बचाए भाई यहाँ पर। मोरल रिफ्लेक्शंस हैं इसमें, इसके स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई गई है उसकी। डिफॉयज वर्क्स आर नोन फॉर दियर डिटेल्ड रियलिज्म, डिफॉय की रचनाओं में डिटेल रियलिज्म होता था और जर्नलिस्टिक स्टाइल था, जैसे जर्नलिज्म में होता है। अनदर मेजर वर्क बाय डिफॉय इज, डिफॉय की एक और रचना थी मॉल फ्लैंडर्स 1722 में, विच टेल्स द लाइफ स्टोरी ऑफ अ वुमन। इसमें एक महिला की कहानी थी, नेविगेटिंग द डिफिकल्टीज ऑफ पॉवर्टी, जो कई समस्याओं से जूझ रही थी अपनी ज़िंदगी में, पॉवर्टी, क्राइम, मोरालिटी, ठीक है। और 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड की इन सारी समस्याओं को दिखाया गया था। इनके बाद जोनाथन स्विफ्ट आए, ये भी बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है, नॉवेल्स में, फिक्शन में। नोन फॉर हिज बाइटिंग सटायर, ये अपनी बाइटिंग सटायर गलिवर्स ट्रैवल्स के लिए फेमस हैं। कैन बी कंसीडर्ड एन अर्ली नॉवल, आप इसे नॉवल मान सकते हैं, दो इट्स फैंटास्टिकल एलिमेंट्स एंड सटायरिकल टोन ऑल्सो मेक इट अ वर्क ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री। लेकिन इसके एक फैंटास्टिकल एलिमेंट भी है इसके अंदर, टोन जो है वो सटायरिकल है, कटाक्ष किया जाता है सिस्टम के ऊपर इसमें, आपने अगर पढ़ा हो या इसकी मूवी देखी हो, तो इसी वजह से इसे हम पॉलिटिकल और सोशल वर्क भी मानते हैं। थ्रू द एडवेंचर्स ऑफ लिमोर गुलिवर, इसमें एक किरदार है लिमोर गुलिवर, वो अपने एडवेंचर्स पर निकलता है। उन एडवेंचर्स के जरिए स्विफ्ट क्रिटिक्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। जोनाथन स्विफ्ट
इसके एडवेंचर्स के ज़रिए इंसानों के नेचर और इंसानों की सोसाइटी के कई पहलुओं को क्रिटिसाइज करते हैं। ब्लेंडिंग रियलिज्म विद एलिगरी, वो यहाँ पर रियलिज्म को एलिगरी के साथ जोड़ रहे हैं। तीसरे आदमी जो आए यहाँ पर वो आए सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है, और इनकी एक बहुत फेमस रचना है पामेला, ठीक है, वर्च्यू रिवॉर्डेड या फिर 1740, इज ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल्स इन द मॉडर्न सेंस। इसे मॉडर्न सेंस में पहले इंग्लिश नॉवेल्स में से एक माना जाता है। दो नाम है इसके, या तो पामेला या फिर वर्च्यू रिवॉर्डेड। द नॉवल इज रिटन इन एन एपिस्टलरी स्टाइल, ठीक है, इसको एपिस्टलरी स्टाइल में लिखा गया है। एपिस्टलरी स्टाइल का मतलब होता है लेटर्स के रूप में। फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ यंग सर्वेंट गर्ल, इसमें फोकस है एक यंग सर्वेंट गर्ल दिखाई है, किस तरह से उसके नैतिक और मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट होते हैं। हु रेजिस्ट द एडवांसेस ऑफ हर एम्प्लॉयर, इसका जो एम्प्लॉयर है जहाँ ये नौकरी करती है वो इसके साथ छेड़खानी करता है, ठीक है, और फ्लर्ट करता है, ये उसको रोकती है। रिचर्डसन्स एम्फेसिस ऑन इंटरनल इमोशनल लाइफ, रिचर्डसन इस नॉवल में एम्फेसाइज करते हैं आंतरिक इमोशनल लाइफ पर किसी कैरेक्टर की, ठीक है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाते हैं। हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द नॉवल फॉर्म, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा नॉवल फॉर्म पर, ठीक है। इनकी एक और रचना है बहुत फेमस है, इसका भी सन आप याद रखेंगे, क्लैरिसा 1748। फर्दर एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल डेप्थ, इसमें वो साइकोलॉजिकल डेप्थ की बात करते हैं। फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ वर्च्यू, फोकस रखते हैं वो कई थीम्स पर। वर्च्यू गुण की बात करते हैं, ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता की बात करते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं सोसाइटल प्रेशर के, कि जब सोसाइटी का प्रेशर पड़ता है तो उसके क्या असर होते हैं, ठीक। इन्हीं में, थैंक यू मोहिनी, इन सभी नामों में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, देखो वैसे तो सबसे बड़ा नाम डैनियल डिफॉय है, जोनाथन स्विफ्ट भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट हेनरी फील्डिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी ने जो लिखा है इस दौर में वो कमाल है। मुझे बहुत पसंद है हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स, और बहुत अच्छा लिखते हैं। और एलटी में भी कोई इनका नॉवल है, किसी को याद आए तो मुझे बताइएगा कौन सा है, ठीक है। मोहिनी, रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, हम ड्रामा यूनिट 1 आपको पढ़ा चुके हैं, और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप उन क्लासेस को देख सकती हैं। यूजीसी नेट पेपर 2 फ्री क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, डे 33 चल रहा है, सारी की सारी 33 क्लासेस उस प्लेलिस्ट में हैं, जिसमें कि ड्रामा और पोएट्री यूनिट भी शामिल है। तो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दैम, ठीक है। 1.5 और 2 की स्पीड से देखना शुरू करें, ठीक है, लीड लगाएं कान में, बस सुन लीजिए तो वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हेनरी फील्डिंग की बात कर रहे थे हम। फील्डिंग्स टॉम जोन्स, इनकी एक टॉम जोन्स करके एक कॉमिक नॉवल आई थी, दैट प्रेजेंट्स अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन चित्रण किया था 18वीं शताब्दी की इंग्लिश सोसाइटी का। और रिचर्डसन की तरह नहीं, जो फील्डिंग है इज़ मोर लिवली एंड ह्यूमरस, इनकी नॉवेल्स बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही लिवली होती थी। दो इट इज़ स्टिल मेंटेन्स मोरल अंडरटोन्स, लेकिन फिर भी मोरालिटी सिखाते थे वो भी। फील्डिंग इज़ नोन फॉर हिज यूज़ ऑफ आयरनी, फील्डिंग जाने जाते हैं कि वो आयरनी का यूज़ करते थे, बहुत अच्छे से विट का सटायरिकल कमेंट्री करते थे ह्यूमन नेचर पर। हिज अर्लियर वर्क्स जोसेफ एंड्रयूज़, इनकी एक हाँ जोसेफ एंड्रयूज़ है भाई एलटी में, इनकी एक नॉवल है जोसेफ एंड्रयूज़ 1742, वॉज अ पैरोडी ऑफ रिचर्डसन पामेला। ये एक पैरोडी थी रिचर्डसन की पामेला की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिचर्डसन ने पामेला लिखी थी, इन्होंने जोसेफ एंड्रयू लिखी। उसमें एक लड़की थी जिसका मालिक उसके ऊपर डोरे डाल रहा था, वो उसको किस तरह से बचती है। यहाँ पर जोसेफ एंड्रयूज़ है, ठीक है, वो कैसे बचता है अपने सेक्शुअल एनकाउंटर्स से, ठीक है। बट इवेंचुअली बिकेम अ नॉवल इन इट्स ओन राइट। मजाक उड़ा रहे थे रिचर्डसन की पामेला का, पैरोडी बना रहे थे उसकी, लेकिन लिखते 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 वो खुद में एक नॉवल बन गया। और जोसेफ एंड्रयूज़ जो है नॉवल, इसकी वीडियो ऑरेटन इंस्टीट्यूट के उस पर है चैनल पर, सिंपल सर्च करिएगा जोसेफ एंड्रयूज़ बाय ऑरेटन इंस्टीट्यूट, और आज प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, क्या बेहतरीन नॉवल है हेनरी फील्डिंग का ये। फोकसिंग ऑन द एडवेंचर्स ऑफ गुड हार्टेड बट नाइव यंग मैन,
इसमें कहानी है एक बहुत ही अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले यंग मैन की, जिसका नाम जोसेफ एंड्रयूज है। इसके अलावा एक और नाम है, वो है टोबियस स्मॉलेट। स्मॉलेट्स नॉवेल्स, इन्होंने कई नॉवेल्स लिखी हैं। इसमें एक नॉवल बहुत फेमस है इनकी, द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रेंडम 1748। इसके अलावा एक और है द एडवेंचर्स ऑफ पेरिग्रिन पिकल 1751। वर पिकरेस्क इन नेचर, ये नेचर में पिकरेस्क हैं, प्रेजेंटिंग द एडवेंचर्स ऑफ रॉगिश कैरेक्टर्स, इसमें कई रॉगिश बदमाश किरदार हैं। स्मॉलेट वर्क्स आर नोटेबल फॉर देयर विविड पोर्ट्रेट्स ऑफ लाइफ एट सी। फेमस क्यों है? क्योंकि समुद्री जीवन के अलग अलग किरदारों के जीवन को बहुत खूबसूरती से दिखाया है, सोशल क्रिटिसिज्म किया है और सटायरिकल ह्यूमर में लिखते हैं। ठीक है, अब नियो क्लासिकल फिक्शन जो लिखा गया, किस थीम्स पर लिखा गया वो देख लेते हैं। सबसे पहले वही रियलिज्म। नियो क्लासिकल नॉवेलिस्ट फोकस्ड ऑन रियलिस्टिक सेटिंग्स, उन्होंने फोकस रखा रियलिस्टिक सेटिंग्स पर, रोज के जो अनुभव होते हैं उन पर। डिपार्टिंग फ्रॉम रोमांटिक और एलिगोरिकल स्टोरी टेलिंग, इन्होंने दूरी बनाई, रोमांटिक नहीं लिखा, एलिगोरिकल नहीं लिखा जो शुरुआती पीरियड्स में लिखा, इनसे पहले वाले पीरियड्स में लिखा गया। द डेपिक्टेड कॉमन पीपल, इन्होंने कॉमन लोगों को डेपिक्ट करना शुरू करा रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में, ऐसे नहीं कि राक्षसों से लड़ाई हो रही है, परियां आ गई हैं, नहीं। एड्रेसिंग इश्यूज लाइक मोरालिटी, इन्होंने कई मुद्दों पर लिखा, मोरालिटी पर, क्लास पर और इंडिविजुअल एजेंसी पर। दूसरी चीज़, अब देखिए इनसे जो पहले की एजेस हैं, जैसे प्यूरिटन है, रेस्टोरेशन है, प्यूरिटन और रेस्टोरेशन में लिखा ही मोरल जा रहा था, है ना। प्यूरिटन्स का एकमात्र उद्देश्य लिटरेचर लिखने का क्या था कि हम नैतिकता सिखाएंगे समाज को। ऐसा नहीं है कि नियो क्लासिकल राइटर्स ने नैतिकता छोड़ दी थी, नैतिकता ये भी पढ़ा रहे थे, लेकिन अंडरटोन में, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, किरदारों के जरिए, हंसी मजाक में, ठीक है, फिक्शनल एलिमेंट्स के साथ। वाइल नॉवेल्स ऑफ द पीरियड वर सेक्युलर, वैसे तो इस पीरियड की नॉवल सेक्युलर थी, धार्मिक नहीं थी। दे ऑफन कैरीड मोरल लेसन्स, लेकिन मोरल लेसन्स उनमें फिर भी होते थे। जैसे कि रिचर्डसन की जो पामिला है, क्लैरिसा है, फोकस्ड ऑन द वर्च्यूज ऑफ चेस्टिटी, उसमें पवित्रता, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की बात हुई। रिफ्लेक्टिंग द पीरियड्स एम्फेसिस ऑन मोरालिटी एंड सोशल नॉर्म्स, ये दिखाता है कि इस पीरियड में भी जोर रहा है राइटर्स का मोरालिटी और सोशल नॉर्म्स पर। इसके अलावा इस दौर में जो फिक्शन लिखा गया उसमें सटायर और सोशल क्रिटिसिज्म हुआ। राइटर्स जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग यूज्ड फिक्शन टू क्रिटिक द हिपोक्रेसी। इन दोनों ने फिक्शन का इस्तेमाल किया पाखंड को क्रिटिसाइज करने के लिए, करप्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए, एब्सर्डिटी को क्रिटिसाइज करने के लिए, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की एब्सर्डिटी को। सटायर बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एग्जामिनिंग ह्यूमन नेचर, सटायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बना ह्यूमन नेचर को एग्जामिन करने के लिए। एंड द फीलिंग्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि चर्च है, शादी है, फैमिली है, ये किस तरह से फेल हुए उसके बारे में लिखा गया। क्लास और सोसाइटी के बारे में लिखा गया इस फिक्शन में। मैनी नॉवेल्स डेल्ट विद द सोशल मोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स, कई नॉवेल्स में जो सोशल मोबिलिटी है किरदारों की उसके साथ डीलिंग हुई, पर्टिकुलरली फ्रॉम द मिडिल और लोअर क्लासेस, खासतौर से ऐसे किरदार लिखे गए जो लोअर और मिडिल क्लास से थे। रिचर्डसन की जो पामेला है फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर्स द राइज ऑफ अ सर्वेंट गर्ल, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक सर्वेंट गर्ल का उदय होता है अपने वर्च्यू की वजह से। रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द क्लास, ये दिखाता है कि क्लास किस तरह से बदल रही है 18th सेंचुरी इंग्लैंड की। गरीब अमीर होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है कारोबार की वजह से, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था हो गई थी। ठीक है, तो क्लास स्ट्रक्चर बदल रहा था। इसके अलावा जो और थीम थी इसकी, एक उसमें से थी सेंटिमेंटलिज्म, बहुत ही सेंटिमेंटल लिखा गया। जैसे जैसे पीरियड ने तरक्की करी, नॉवेल्स बिगेन टू फोकस मोर ऑन सेंटिमेंट एंड इमोशन, नॉवेल्स फोकस रखने लगे सेंटिमेंटल इमोशन पर। एज सीन इन रिचर्डसन वर्क, जैसे कि रिचर्डसन की रचनाओं में नजर आया, विच एम्फेसाइज द इनर इमोशनल लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स, अपनी रचनाओं में वो किरदारों के इमोशनल लाइफ्स को दिखाते थे। दिस ट्रेंड वुड बिकम इवन मोर प्रोमिनेंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, अभी जैसे जैसे सदी बीतेगी, अभी तो हम 1750 तक की बात पढ़ रहे हैं, ये और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा विद द राइज ऑफ सेंटिमेंटलिज्म, क्योंकि सेंटिमेंटलिज्म का और ज्यादा उदय होगा। अब इस दौर में न्यू क्लासिसिज्म में शॉर्ट फिक्शन लिखा गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाइल नॉवेल्स फ्लॉरिश, देखो नॉवल ने तो अब फलना फूलना शुरू कर दिया।
शॉर्ट स्टोरीज एज वी नो देम टुडे वर नॉट अ डोमिनेंट फॉर्म। अभी जो शॉर्ट स्टोरीज हम जानते हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में अभी भी नहीं आई हैं। हाउएवर शॉर्टर प्रोज वर्क्स, लेकिन छोटे छोटे प्रोज वर्क्स बनने लगे थे। सटायरिकल पैम्फलेट्स बटा करते थे, वो बहुत पॉपुलर थे, विद राइटर्स यूजिंग देम टू क्रिटिक पॉलिटिक्स। इन पैम्फलेट्स का इस्तेमाल राइटर्स पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करने, रिलीजन को क्रिटिसाइज करने और सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा करते थे। दी शॉर्टर वर्क्स ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ फीबल्स। ये छोटी छोटी रचनाएं या तो कहानियाँ होती थीं, एसेज होते थे, एलिगरीज होती थीं, प्रोवाइडिंग मोरल और फिलोसफिकल इनसाइट्स। पीरियोडिकल्स लिखे गए, जी हाँ ये भी सुनिएगा बहुत ध्यान से। द राइज ऑफ पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स का उदय हुआ, जैसे कि द टेटलर 1709 से 1711 और द स्पेक्टेटर, ये तो बहुत ही फेमस है, द स्पेक्टेटर क्लब UPLT के सिलेबस में भी है। जोसेफ एडिसन, ठीक है, और रिचर्ड स्टील ने पीरियोडिकल्स पब्लिश किए थे। पीरियोडिकल्स जानते हैं ना, जो पर्टिकुलर अवधि में पब्लिश होते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कहानी लिखी और आज मान लीजिए क्या तारीख है, 10 सितंबर है। अब इसका अगला पार्ट 20 सितंबर को आएगा, उसका अगला पार्ट 10 अक्टूबर को आएगा, फिर नवंबर को आएगा। ये पीरियोडिकल्स हैं। तो पीरियोडिकल्स आए। अब देखो ये शॉर्ट स्टोरीज नहीं है, लेकिन एक बड़ी कहानी को आप हिस्सों में करके लिख रहे हैं, तो ये भी शॉर्ट स्टोरी का क्या बनेगा, एक नींव बनेगी, है ना, एक डेवलपमेंट बनेगा इसके ऊपर। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था प्रोज फिक्शन में। दिस पीरियोडिकल्स कंटेन्ड एसेज। इन पीरियोडिकल्स में से एसेज होते थे, कैरेक्टर स्केचेस होते थे, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, विच हेल्प्ड पॉपुलराइज द रियलिस्ट मोड ऑफ राइटिंग। पीरियोडिकल्स ने बहुत मदद की थी जो रियलिस्टिक मोड ऑफ राइटिंग है उसको पॉपुलराइज करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लिटरेरी स्टाइल। भैया किस तरह की शैली का इस्तेमाल हुआ वो सुन लेते हैं। क्लैरिटी और प्रिसिशन। न्यू क्लासिकल राइटर्स बहुत जोर देते थे अपनी राइटिंग में कि वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें ऑर्डर होना चाहिए, उसमें डिकोरम होना चाहिए, ठीक है। अपने प्रोज में इस बात का वो ध्यान रखते थे। दिस स्टाइल वॉज डायरेक्ट एंड अनअडॉर्न्ड। उनका जो स्टाइल था, उनकी जो शैली थी लिखने की, वो डायरेक्ट लिखते थे, सीधी बात बोलते थे, और अनअडॉर्न्ड लिखते थे, ज़्यादा अलंकारों का इस्तेमाल नहीं करते थे, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते थे। फोकसिंग ऑन कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, फोकस होता था कि विचारों को बोला जा सके, और कहानी पर फोकस होता था प्रिसिशन के साथ। रिफ्लेक्टिंग द एजेस रैशनलिस्टिक आइडियल्स, रैशनलिस्ट आइडियल्स, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस दौर के राइटर्स का के जो आदर्श थे वो बहुत ही रैशनलिस्ट थे। कैरेक्टर डेवलपमेंट नेक्स्ट। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन साइकोलॉजिकल डेप्थ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस था साइकोलॉजिकल डेप्थ पर, किरदारों के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर नॉवेल्स में। दिस पीरियड सॉ शिफ्ट फ्रॉम प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज। एक शिफ्ट देखा, इससे पहले जो कहानियाँ होती थी वो कहानी पर होता था, किरदारों पर फोकस नहीं होता था, कहानी पर फोकस होता था, ठीक है। लेकिन अब फोकस बदला, अब इनर लाइफ पर फोकस है, मोरल स्ट्रगल्स पर फोकस है किसी किरदार के, ठीक है, खास तौर से रिचर्डसन की रचनाओं में। समरी देख लेते हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा न्यू क्लासिकल एज का, कि न्यू क्लासिकल एज ने एक पाइवटल पीरियड था, ये एक बहुत अहम भूमिका में था, और इसकी वजह से मॉडर्न इंग्लिश नॉवल का उदय हुआ है। कुछ राइटर्स आए थे इस दौर में, जैसे कि डैनियल डेफॉय, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जोनाथन स्विफ्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रियलिज्म के साथ, मोरल रिफ्लेक्शन के साथ और सटायर के साथ। इस पीरियड ने एक शिफ्ट देखा है रियलिज्म की तरफ, फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इसमें आम लोगों के जीवन पर फोकस किया गया, सोशल मोबिलिटी पर फोकस हुआ, और मोरल डिलेमास के बारे में लिखा गया। शॉर्ट फिक्शन वॉज लेस डेवलप्ड। शॉर्ट फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, ठीक है, बट अपीयर्ड इन पीरियोडिकल्स। लेकिन पीरियोडिकल्स छपी, सटायरिकल पैम्फलेट्स छपे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन। इनका एक योगदान है इंग्लिश प्रोज फिक्शन के इवॉल्व में, ठीक है, और आगे शॉर्ट स्टोरीज के निर्माण में। तो इस तरह से ये नियो क्लासिसिज्म पीरियड की बात भी अब हो गई। अब प्यूरिटन
और रेस्टोरेशन, ठीक है। और भाई हमारा आ गया न्यू क्लासिकल। इसमें हमने अलग अलग किरदारों के बारे में पढ़ा, अलग अलग राइटर्स के बारे में पढ़ा। अब इनमें से कुछ राइटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट। ये हम कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।